Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भैया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाइव क्लासेस भी होने वाली हैं जो आप तक डायरेक्टली पहुंच जाएंगी। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी क्या मैनेजमेंट आर्ट होती है, क्या मैनेजमेंट साइंस है, या मैनेजमेंट को क्या हम प्रोफेशन कह सकते हैं। तो ये तीनों टॉपिक आज हम की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। हम मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे आर्ट से, साइंस से और प्रोफेशन से, और कंक्लूड करेंगे कि क्या ये मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, इज इट आर्ट, इज इट साइंस और इज इट प्रोफेशन। ठीक है, क्लियर। और मैं आपको इस वीडियो में इनको याद करने का बहुत प्यारा टिप्स भी दूंगा आपको मैं। जी हाँ, आप सारे के सारे आर्ट के पॉइंट, साइंस के पॉइंट, प्रोफेशन के पॉइंट बहुत आसानी से याद कर लेंगे, और अगर आप नोट कर लेंगे तो 2 मिनट में रिकॉल भी कर सकते हैं आप। जी हाँ, बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत इजीली आप इसको याद कर पाएंगे। अब जब क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आर्ट क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फिर हम आर्ट को कंपैरिजन करेंगे मैनेजमेंट के साथ, तब हम कंक्लूड करेंगे कि क्या मैनेजमेंट आर्ट होती है या नहीं होती है। चलिए लेट्स बिगिन गाइस, शुरू करते हैं जरा आर्ट को। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ये क्या है जी? व्हाट इज दिस? म्याऊ म्याऊ कैट। सच सच बताना, क्या आपको कैट वॉक आती है? अरे देखा तो होगा मॉडल्स को आपने कैट वॉक करते हुए, हो सकता है कभी ना कभी बंद कमरे में आपने ट्राई भी किया हो। सबके सामने शर्म आती है ना ट्राई करते हुए। पक्का ट्राई किया है? कमेंट बॉक्स में लिखना, जरूर लिखना कि आपने ट्राई किया कि नहीं किया। अरे किसी को नहीं पता चलने वाला, चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो कैट वॉक, क्या ये हर कोई कर सकता है? क्या कैट वॉक करना भी एक आर्ट है? सोच के देखो आप भाई, कला है तभी तो हर कोई नहीं कर पाता ना भाई। मॉडल बनना है अगर आपको, तो कैट वॉक तो आपको करनी पड़ेगी भाई, राइट। तो कैट वॉक एक आर्ट है। जी हाँ, कैट वॉक एक आर्ट है, तभी हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए आप बंद कमरे में ट्राई करते हो, उसको चलने की कोशिश करते हो, लेकिन वो सीखनी पड़ती है भाई। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे 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 चला और कैट वॉक आ गई, ना 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 ना, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो कैट वॉक एक आर्ट है। जी हाँ, कैट वॉक एक आर्ट है। अब हम देखते हैं कि आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। आर्ट की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्रिएटिविटी, यानी किसी भी आर्ट में क्रिएटिविटी होती है, नयापन होता है, कुछ इनोवेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि सारे सिंगर जो हैं, जितने भी सिंगर्स हैं, वो उन 7 सुरों का प्रयोग करते हैं, सारे गामा पाधा नीसा। लेकिन क्या सारे के सारे सिंगर्स एक जैसा गाते हैं? सोच के देखो, क्या सारे के सारे सिंगर्स में कुछ नया क्रिएटिविटी होती है कि नहीं होती है? बताओ, होती है कि नहीं होती है? होती है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ क्रिएटिविटी लाना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि फास्ट है, गानों का बड़ा दौर चल रहा है ना? क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में डालना, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं। ये यो यो बोलते रहते हैं ना, वो फास्ट गाने बोलते रहते हैं। तो दैट इज अगेन ए क्रिएटिविटी यार, मतलब वही सुर, वही संगीत, वही गाने, और उसको एक नया रूप देना, क्रिएटिविटी, राइट। कुछ नयापन लेकर आना, राइट। तो आर्ट कला उसी को बोलते हैं, कुछ नया करना। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर्ट में होती है एप्लीकेशन पर्सनलाइज्ड। क्या होती है? एप्लीकेशन पर्सनलाइज्ड, यानी कि वो जो चीजें हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था सिंगिंग का। सिंगिंग एक कला है, एक आर्ट है, गाना एक कला है, राइट। लेकिन क्या सारे सिंगर उन 7 सुरों को एक जैसा यूज करते हैं? आंसर इज नो भाई। हर सिंगर उन 7 सुरों को अपने हिसाब से पर्सनलाइज करके, पर्सनल वे में उसको एक रूप देता है, जिससे उसकी सिंगिंग की जो शैली होती है वो निकल के बाहर आती है। सिंगिंग का जो तरीका होता है वो निकल के बाहर आता है। गॉट इट? यानी अप्लाई करना। जैसे बिजनेस स्टडी है, मैं आपको एक बात बताऊं, टीचिंग भी एक आर्ट है। वही सब्जेक्ट, वही कोर्स, वही कंटेंट, लेकिन टीचर्स के पढ़ाने का तरीका अलग अलग।
कुछ टीचर के पढ़ाने पर, वही सब्जेक्ट पढ़ाने पर नींद आती है और कुछ टीचर के वही सब्जेक्ट पढ़ाने पर आपको मजा आता है। तो 8 हुई कि नहीं हुई? हुई ना। यानी कि उनका जो एप्लीकेशन है डिलीवर करने का वो पर्सनल होता है, उनका एक अलग होता है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बदल जाता है। ठीक है, तो किसी भी कला में क्रिएटिविटी, नयापन जरूरी है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, वो जो एप्लीकेशन होती है उस कला की वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, यानी पर्सनलाइज होती है। जैसे कुकिंग भी हम कहते हैं कला यार, खाना बनाना भी कला है, वही मसाले वही इंग्रेडिएंट, मतलब सारा इंग्रेडिएंट वही, लेकिन खाने का जो बनाने का तरीका है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है, इसीलिए उसका जो टेस्ट होता है वो अलग अलग आता है। हाँ, भूख लग गई ना, मुंह में पानी आ गया हुआ खाने का नाम सुनते ही। हाँ, अब बोलो खाना भी कला है सर, बोल दो क्या जाता है। चलिए, एप्लीकेशन पर्सनलाइज, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है इसकी थियोरेटिकल नॉलेज। अब बोलोगे खाना बनाने में सर कौन सी थियोरेटिकल नॉलेज होती है? सर होम साइंस सब्जेक्ट है पूरा उसके ऊपर में, समझ गए मेरी बात? थ्योरी आपको सीखनी पड़ती है उसके लिए। टीचिंग भी अगर कला है तो पढ़ाने के लिए आपको थ्योरी की नॉलेज होना तो चाहिए ना, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। ठीक है, सिंगिंग की अगर हम बात करें, गाना गाना एक कला है नो डाउट, लेकिन सारे गामा पादा निसा, ये सुर क्या होते हैं, अंतरा क्या होता है ना। हालांकि मुझे भी नहीं पता, मैं फ्रेंकली बता रहा हूं आपको कि अंतरा क्या होता है और उसके आगे मुखड़ा क्या होता है। ये कुछ चीजें होती हैं सिंगिंग में जो थियोरिटिकली पढ़नी पड़ती है, समझना पड़ता है। इवन जो सिंगिंग के अलग अलग तौर तरीके होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होता है, वो उसकी भी तो थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के 8 की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए माय डियर। कौन कौन सी? क्रिएटिविटी, एप्लीकेशन पर्सनलाइज और थियोरेटिकल नॉलेज। कुछ समझ आया? नहीं? सोचो, मैंने कुछ कहा आपसे? नहीं कहा? देखो जरा ध्यान से देखो, ये देखो ये देखो, ये क्या है? सी, ये क्या है? ए, और ये क्या है? टी, कैटवॉक। अब समझ आया? अरे यही तरीका है याद करने का। कैटवॉक क्या है? एक आर्ट है, हमने वहां से वर्ड लिया कैट, और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर ली। सी से क्रिएटिविटी, ए से एप्लीकेशन पर्सनलाइज, और टी से थियोरेटिकल नॉलेज। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहेंगी? याद रहेंगे? अब इजी हो गया ना? वाओ, बस बस चलते जाओ मेरे साथ, ऐसा ही टिप्स पर करा दूंगा। यानी कहीं पर बिल्ली दिख जाए ना आपको, अरे फटाफट इस टॉपिक को रिवाइज कर लेना। अरे देखो देखो बिल्ली, कैट, सी से क्रिएटिविटी, ए से एप्लीकेशन पर्सनलाइज, और टी से थियोरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट एज एन आर्ट के 3 कॉन्सेप्ट रिवाइज। वाह वाह, क्या बात है। अब ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट। अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे मैनेजमेंट से, ठीक है? फिर हम ये डिसाइड करेंगे आप और हम मिलकर के कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट होती है कि नहीं होती है। गॉट इट? जैसे क्या मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी होती है? आप बताइए, सोचो जरा। आप कोई भी चीज मैनेज करते हो तो क्या उसमें कुछ नयापन आता है, कुछ न्यू थिंग्स करते हो, कुछ क्रिएटिव चीज करते हो? आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसका सॉल्यूशन शायद किसी को नहीं पता होता, लेकिन कुछ क्रिएटिव करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया जाता है। जैसे कोविड का टाइम सबने देखा, हम में से सबने देखा यार, आप छोटे थे बड़े थे, लेकिन सबने अपने अपने टाइम को, उस टाइम को रियलाइज किया। लेकिन उस टाइम को मैनेज करने के लिए हम सबने, उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए हम सबने क्रिएटिविटी करी, कुछ नए नए काम ढूंढ लिए। था कि नहीं था भाई? पढ़ाई घर पे करनी थी तो उसका भी एक सोल्यूशन ढूंढ लिया। अगर घर रह करके बंद कमरे में बैठे थे तो खेलने का भी एक सोल्यूशन ढूंढ लिया, नए नए गेम्स ढूंढ लिए, नए नए काम ढूंढ लिए, हमने कुछ क्रिएटिव सोल्यूशन तो किया। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? दुकानदारों ने भी क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढ लिए, डिलीवरी करने के, सामान पहुंचाने के, सामान बनाने के। बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढ लिया वर्क एट होम का, कि कैसे घर से काम पॉसिबल है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर क्रिएटिविटी होती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी मैच कर रही है भाई, डन डना डन डन डना डन डन। ठीक है, अब दूसरी बात आती है एप्लीकेशन पर्सनलाइज्ड। क्या मैनेजमेंट में भी क्या पर्सन टू पर्सन स्किल्स वेरी कर जाते हैं मैनेज करने के? सोच के देखो भाई, आप अपने माइंड में ना कोई भी 2 मैनेजर आपको अगर दिमाग में हो तो उनको जरा चेक करके देखो, क्या दोनों मैनेजर का काम करने का तरीका सेम होता है? अब आप बोलोगे सर हम कंपनी में तो गए नहीं सर, कहां से मैनेजर ढूंढ के लाएंगे? बेटा, मैनेजर का मतलब ये नहीं है कि किसी कंपनी का हाई लेवल के ओहदे का कोई पर्सन। अगर कोई दुकानदार है तो वो अपनी कंपनी का, अपनी फर्म का मैनेजर है भाई। समझ गए मेरी बात?
आप अपने दिमाग में कोई आसपास की छोटी दुकान ही देख लो जिसको वहां का मालिक मैनेज करता है, ही इज ऑल्सो मैनेजर। ठीक है, अब तो इजी हो गया समझना। कोई भी दुकान, दो दुकान जहां पर आप रेगुलर जाते हो, उसको एनालाइज करो और सोचो कि उन दोनों को जो मालिक हैं, जो मैनेज करते हैं, क्या उन दोनों के काम करने का तरीका सेम होता है? मैं दो की बात कर रहा हूं, आप तीन भी ले सकते हो, चार एग्जाम्पल भी ले सकते हो। आप जब एनालाइज करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि दोनों का काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, मैनेज करने का तरीका अलग अलग है। इसीलिए हम कहते हैं कि एप्लीकेशन पर्सनलाइज, यानी कि अप्लाई करने का तरीका, मैनेजमेंट को अप्लाई करने का तरीका पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है, बदल जाता है। तो इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैच हो गई, किससे? मैनेजमेंट से। ठीक है, क्लियर। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है थियोरेटिकल नॉलेज। क्या मैनेजर बनने के लिए आपको कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत है? मैनेजमेंट की थ्योरी? हाँ सर, किताब पढ़ तो रहे हैं वाली, आपके साथ पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। सर थ्योरी तो पढ़नी पड़ती है। हम एमबीए करेंगे तो वहां भी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारे लोग जो मैनेजमेंट गुरु हैं उनकी रिसर्च को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैनेजमेंट में भी क्या होता है? थियोरेटिकल नॉलेज होती है। तो इसका मतलब जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आर्ट की समझी थी, वो तीनों की तीनों मैनेजमेंट में अप्लाई होती हैं। दैट मीन्स क्या हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट? बोलिए, बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट? यस। सो आंसर इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट। यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जी हाँ, बिल्कुल, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इज मैनेजमेंट एन आर्ट, तो आप तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट इज एन आर्ट से, फिर आप कंक्लूड करेंगे जी हाँ मैनेजमेंट इज एन आर्ट। साथ में नोट भी दे सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो स्किल्स होते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाते हैं। गॉट द पॉइंट? पक्का? डन 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 डन, लॉक कर दें इसको। तो यहां पर हमारा एक टॉपिक खत्म होता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट का। अब हम कंपैरिजन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक साइंस, कि क्या मैनेजमेंट साइंस है? ठीक है, क्या मैनेजमेंट साइंस है? तो उसको समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि साइंस क्या होती है। अब आप बोलोगे सर साइंस पढ़ी हमने 10th क्लास तक, मुझे मालूम है यार आपने साइंस पढ़ी है। साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं ना, साइंस बोलते किसको है? ठीक है, चलिए, मैनेजमेंट एज ए साइंस। अरे ये क्या है? एनीबडी कैन टेल व्हाट इज दिस? पोस्ट करके कमेंट में डालो क्या है ये। क्या आपके रूम में है? अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ये वीडियो अपने पीसी पर देख रहे हैं तो आपके पास यूपीएस जरूर होगा, है कि नहीं है? देखो झुक कर देखो, मेरा यूपीएस कहां गया? एक मिनट में देखता हूं मेरा यूपीएस कौन से उसका है, लेजेंड का। ओके, माइक्रोटेक कंपनी का लेजेंड नाम से यूपीएस है, मेरे पीसी सिस्टम में भी लगा हुआ है। अच्छा, आपको पता चल गया मैं पीसी भी रिकॉर्ड कर रहा हूं? जी हाँ। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है? यूपीएस। अब मुझे बताओ यूपीएस क्या साइंस की क्रिएशन है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं? यार पेड़ पौधों पे तो नहीं उगता ना यूपीएस, बताओ, पेड़ पौधे पर तो नहीं उगता ना, तो बस फिर साइंस की क्रिएशन है ये। अब देखते हैं कि साइंस होती क्या है। सबसे पहले ये वर्ड यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या साइंस जो होती है वो यूनिवर्सली वैलिड होती है? यूनिवर्सली वैलिड का मतलब क्या है? कि यूनिवर्स में एक जैसी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, C+O2 इज इक्वल टू CO2। ये जो पढ़ा होगा आपने कभी ना कभी यार, ये C+O2 इक्वल टू CO2 पढ़ा है ना? हाँ पढ़ा है सर, पढ़ा है सर 10th में। याद मत दिलाओ सर, ठीक है? नहीं दिलाता भाई, फिर भी याद आ गया ना? आ गया ना, बस ठीक है। CO2 ये आपने पढ़ा हुआ है। इंडिया में भी C+O2 CO2 है, तो जापान में भी C+O2 CO2 ही होता है भाई। यूएस में जाओगे वहां बोलोगे C+O2, वो CO2 ही रहेगा। जर्मनी में जाओगे वहां पर भी यही रहेगा। इसका मतलब साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं या साइंस जो है वो यूनिवर्स में एक जैसी है गाइस, ठीक है? यूनिवर्सली वैलिड है। क्लियर? अब क्वेश्चन ही आता है कि क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्स में एक जैसे हैं? आंसर इज नो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट एज दैट ऑफ साइंस।
हम यहाँ साथ साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने पहले एक चीज को समझा, फिर कंपैरिजन किया, यहाँ हम साथ साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या यूनिवर्सल वैलिड है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। आंसर इज नो। एग्जाम्पल दूं आपको, एग्जाम्पल दे दो सर, दे दो भाई। इंडिया के अंदर आप देखते हो नौकरी होती है, जो नौकरी करने जाते हैं लोग, यानी जो काम करवाते हैं वो कैसे करवाते हैं, मंथली सैलरी होती है, नॉर्मली मंथली पैकेज पर लोग होते हैं, है ना, महीने के महीने काम किया, उसका पैसे दिया। लेकिन आपने सुना होगा कि कुछ फॉरेन कंट्री में आवरली बेसिस पर काम करवाया जाता है। 4 घंटे के लिए बुलाया, 4 घंटे काम कराया, 4 घंटे का पे किया, जयराम जी की बाय बाय बाय, ऐसा बोलते हैं ना। तो अब आप देखो, क्या मैनेजमेंट करने का तरीका इंडिया में और इंडिया के बाहर सेम है क्या? सोच कर देखो, नहीं। तो ऐसे ही आपका जो सेकंड चैप्टर है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वहां मैं आपके साथ बहुत सारे प्रिंसिपल डिस्कस करूंगा। दे आर नॉट सेम गाइस, यानी काम करवाने का तरीका जो भारत में है और जो भारत के बाहर है वो अलग अलग है। इवन कंट्री टू कंट्री वेरी करता है भाई। काम करवाने का तरीका, मैंने बताया था ना मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, काम करवाना। करना तो बहुत आसान है यार, करवाना बहुत मुश्किल है। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर नॉट एग्जैक्ट एज दैट ऑफ साइंस, ठीक है। तो इसका मतलब ओ स्वाहा, ये मैच नहीं करती। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। देखो साइंस में क्या होता है, आप एक काम को बार बार करते हो, ठीक है, रिपीटेड वे में करते हो, और जब बार बार करने पर एक ही रिजल्ट आता है तो वी कॉल इट एज ए साइंस। हमने C+O2 को बार बार जोड़ा तो CO2 बना, बार बार यही किया, बार बार यही किया, बार बार यही किया, CO2 बना, तो हमने कहा इट्स ए साइंस। C+O2 इज ऑलवेज इक्वल टू CO2, दैट इज कॉल्ड साइंस। यानी कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं अभी तक वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट के बेस पर बनाए गए हैं। लेकिन क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स साइंस के बेस पर बनाए जाते हैं? क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी ऐसे ही बनाए जाते हैं साइंस के तौर पर, बार बार रिपीटेड मैनर में? आंसर इज नो। सर एक एग्जांपल ही दे दो, है ना। चलो एक लाइव एग्जांपल देता हूं आपको मैं, बहुत लाइव। स्कूल में एक बच्चा ना काम करके नहीं आया, बहुत नालायक था, काम नहीं करके आया, टीचर ने थप्पड़ मारा। हालांकि आजकल बहुत मुश्किल है थप्पड़ मारना टीचर्स के लिए, आई डू एग्री, बट ठीक है, कोई स्कूल था, वहां छोटी क्लास ले लेते हैं ना, बड़ी क्लास में तो बहुत मुश्किल है। छोटी क्लास का बच्चा था, टीचर ने थप्पड़ मारा उसको, क्लास में बेइज्जती हो गई। बच्चा अगले दिन पढ़ के आया भाई, पढ़ के आया। क्यों पढ़ के आया? क्योंकि उसको पता था भाई अगर मैं पढ़ के नहीं जाऊंगा तो थप्पड़ पड़ेगा, बेइज्जती हो जाएगी, टनाटन टनाटन बेइज्जती होगी। 2-4 दिन बाद वो बच्चा फिर पढ़ के नहीं आया, फिर टनाटन थप्पड़ पड़ा, टनाटन बेइज्जती हुई, और फिर पढ़ के आ गया। अब टीचर को लगा इसको हम रिपीटेड मैनर में बार बार इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब जब टीचर ने थप्पड़ मारा दूसरी बार तो बेइज्जती हो गई टनाटन। टीचर ने सोचा ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, हर बार वो बच्चा काम ना करके आए थप्पड़ मार दे, रिपीटेड मैनर। अभी हम साइंस में क्या कह रहे थे, एक ही काम को बार बार करते हैं तो एक ही रिजल्ट आता है। अब एक दिन क्या हुआ, टीचर ने थप्पड़ मारा, ऐसे बच्चे को काम नहीं करके आया था, वो बोलता है भैया अब तो मैं काम करके आऊंगा ही नहीं, कर लो जो करना है। मतलब ये क्या बार बार एक ही काम को करने से सेम रिजल्ट आया? आंसर इज नो, रिजल्ट बदल गया। पहले वो पिटाई होने से वो बच्चा काम करके आ रहा था, लेकिन एक दिन उसने कहा भैया अब तो मैं काम करूंगा नहीं, अब तो जितनी बेइज्जती टनाटन होनी थी वो तो हो गई। समझ गए बात? यानी कि हमें जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं दे आर नॉट बेस्ड ऑन ओनली एक्सपेरिमेंट बट ऑब्जर्वेशन ऑल्सो। टीचर को ऑब्जर्व करना चाहिए था इस बात को। क्या करना चाहिए था? ऑब्जर्व, कि भैया अगर लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो बच्चा क्या करेगा, है ना। कभी डांट देते, कभी प्यार से समझाते तो शायद काम हो जाता, बार बार पिटाई करने से काम नहीं होता। तो प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें मैनेजमेंट के, तो उसमें ऑब्जर्वेशन भी इंक्लूड हो जाती है। इसका मतलब ये भी स्वाहा प्रॉपर नहीं मिलती, यानी एक्सपेरिमेंट तो किए जाते हैं प्रिंसिपल्स के। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का एक्सपेरिमेंटेशन तो होता है, लेकिन साथ साथ में इसको प्लस कर दो, ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है। यानी कि ये आधा आधा मिलता है, पूरा नहीं मिलता ये साइंस से। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है साइंस की, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ये क्या होता है? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब ये होता है
कि भैया एक पर्टिकुलर स्टडी का पैटर्न होता है साइंस को पढ़ने के लिए, प्रॉपर तरीके से आपको स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन मैनेजमेंट में आपने सुना होगा कि कुछ लोग सीख सीख करके बहुत अच्छे मैनेजर बन जाते हैं। हाँ सर, सुना तो है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी बहुत बढ़िया कंपनियां चला लेते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस चला लेते हैं, लाइफ से सीखते हैं वो। सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना, लाइफ से बहुत सीखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लाइफ से सीखते हैं, तो दैट मीन्स वहां पर साइकोलॉजी भी इंक्लूड हो जाती है बेटा, सोशियोलॉजी भी इंक्लूड हो जाती है, और कहीं ना कहीं मैथ्स भी इंक्लूड हो जाता है। तो यहां पर भी आधी अधूरी कहानी मिलती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कंपैरिजन करूं मैनेजमेंट को साइंस से, तो भैया ये मैनेजमेंट साइंस के बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं है। इसलिए हम यहां पर इसको बोलते हैं मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज एन इनएग्जैक्ट साइंस, ठीक है। तो वी कॉल इट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस, क्योंकि अगर हमने जो तीनों यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, कंपैरिजन किया, तो कहीं मैच नहीं करती है यार। एग्जैक्टली साइंस के तो बिल्कुल भी कंपैरिजन में नहीं आती है। अब देखो यूपीएस का फायदा, यू से यूनिवर्सल वैलिडिटी, पी से प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, स्वाहा, और एस से सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। तो आप जब भी यूपीएस देखो अपना किसी और का, तो 3 पॉइंट याद कर लेना, और मैनेजमेंट एज ए साइंस रिवाइज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं यूपीएस। यू से यूनिवर्सल वैलिडिटी, पी से प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, और एस से सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। कैट का क्या था? अब बैक मत करो, सुनाओ मेरे को भैया। मैनेजमेंट एज एन आर्ट का क्या था? सी से हाँ क्रिएटिविटी, करेक्ट। और ए से क्या था? ए से एक्टिवेशन ही था, एप्लीकेशन था, पर्सनलाइज्ड। और टी से क्या था? थियोरेटिकल नॉलेज। देखा, ऐसे ही रिवाइज करना है बस, ऐसे ही। सी से क्रिएटिविटी, ए से एप्लीकेशन पर्सनलाइज, टी से थियोरेटिकल नॉलेज। और एज ए साइंस को कैसे रिवाइज करना है? यूपीएस से, यू से यूनिवर्सल वैलिडिटी, पी से प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, और एस से सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। दैट इज कॉल्ड यूपीएस। 2 टॉपिक हो गए, रिकॉल कर पाओगे? वाओ सर, 11 मिनट में आपने 2 टॉपिक खत्म करा दिए या। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे प्रोफेशन से। किससे करेंगे? प्रोफेशन से। चलिए मुझे अब पहले एक आंसर दीजिए। सर आपको आंसर कैसे देंगे हम, है ना, हम तो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आपकी। अरे भाई कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? दे सकते हो ना, तो पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में वाले आंसर देना, मैं पढ़ूंगा पक्का। ये बताओ कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो हमारी लाइफ में ऐसा कौन सा प्रोफेशनल पर्सन होता है जो सबसे पहले हमारी लाइफ में आता है? मतलब जो सबसे पहले हम किसी प्रोफेशनल से इंटरैक्ट करते हैं, वो कौन होता है? बताइए बताइए बताइए। पहले आंसर नीचे लिखो, फिर मेरे आंसर को सुनना। मुझे पता है मैं बोल दूंगा तो आपको हाँ हाँ यही आंसर है। पोस्ट कर दिया था पक्का? नहीं लिखा ना? मुझे पता नहीं लिखा आपने अभी तक। हाँ क्यूरियोसिटी हो रही है, मैं थोड़ा आगे करके सुन लूं पहले मैं। अरे भाई ट्राई तो कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। लिख कर आए हो कमेंट बॉक्स में पक्का? प्रॉमिस? ऐसा कौन सा प्रोफेशनल पर्सन होता है जो सबसे पहले हमारी लाइफ में एंटर करता है, मतलब हमारी लाइफ में इंटरेक्ट करता है? प्रोफेशनल। अब आंसर जाके चेक करना। हमारी लाइफ में सबसे पहला प्रोफेशनल आता है डॉक्टर। अरे भाई जब पैदा होते हैं सबसे पहले बम्पी पे पड़ता है थप्पड़ डॉक्टर से, जब वो रुलाता है, इंजेक्शन लगाता है। समझ गए मेरी बात? तो सबसे पहले हमारी लाइफ में जो प्रोफेशनल पर्सन आता है दैट इज कॉल्ड डॉक्टर, ठीक है। तो अब डॉक्टर को दिमाग में रखते हुए आपने प्रोफेशन को समझना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, आर्किटेक्ट प्रोफेशनल्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, गॉट इट। एडवोकेट्स प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। इन सबको दिमाग में रखकर अब हमें समझना है कि प्रोफेशन क्या होता है, और साथ साथ हम उसको कंपैरिजन करेंगे किससे? मैनेजमेंट से। देन वी विल डिसाइड कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन होता है या नहीं होता, ठीक है। डन। चलिए डी, सबसे पहले प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डिफाइन बॉडी ऑफ नॉलेज। डिफाइन बॉडी ऑफ नॉलेज, इसका मतलब होता है बेटा इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं ना, उन सबका एक इंस्टीट्यूशन होता है जो उनको डिग्री प्रोवाइड करता है। समझ गए मेरी बात? जहां पर ट्रेनिंग ली जाती है,
जिसके अंडर ट्रेनिंग ली जाती है, जहां पर एग्जाम्स पास किए जाते हैं, ट्रेनिंग ली जाती है, फिर हमें डिग्री मिलती है, राइट। वो एक इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे सीए को डिग्री देने वाला इंस्टीट्यूशन कौन सा है? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। गॉट इट? समझ गए मेरी बात? तो अब क्वेश्चन ही आता है कि क्या क्या मैनेजमेंट के भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं? जी हाँ, होते हैं। आईआईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सारे हैं, जाके चेक करना। तो पहली करेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं कि क्या प्रोफेशनल मतलब मैनेजमेंट के भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं? आंसर इज यस, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पर नॉलेज दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, डिग्री दी जाती है एमबीए की, बिल्कुल होते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारी ओ, ये क्या होता है सर? अरे बोल के तो देखो यार, ओ यानी ओ से कोई वर्ड नहीं बनता, इसलिए मैं इसको ऐसा बोल दिया, ठीक है? थम्स अप। फिर आता है सी। सी का मतलब है यहां पर कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि हर प्रोफेशनल्स का ना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो उनको फॉलो करना पड़ता है। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, आपको सीधा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है वो व्हाइट कोट पहनते हैं, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, कोई सा भी मौसम हो, अगर वो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो व्हाइट कोट पहनते हैं, राइट? क्या ये पहनना मजबूरी है उनकी? सोच के देखो ना, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके कि भैया उनको व्हाइट कोट पहनना कंपलसरी है। आपने देखा होगा, चलो डॉक्टर में तो आपको लगता होगा कि हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में एसी चल रहा है। अब आप हम कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट में एडवोकेट जाते हैं, वो इतनी जबरदस्त गर्मी होती है तो ब्लैक कोट पहनते हैं। वो देखा आपने ब्लैक कोट पहने हुए उनको, एडवोकेट्स को? क्यों पहनते हैं वो इतनी गर्मी में भी? कई बार कोर्ट के अंदर एसी नहीं लगा होता, बड़ी गर्मी होती है, फुल टेम्परेचर ऑन होता है, तब भी वो कोट पहनकर जाते हैं केस को लड़ने के लिए। तो इसका मतलब वहां पर क्या चाहिए? ब्लैक कोट क्या है? कंपलसरी है। ये क्यों किया जाता है? ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मतलब अरे सुनो यार, आराम से समझाता हूं, सुनो। देखो, अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर व्हाइट कोट ना पहने तो कैसे डिफरेंस करोगे आपकी वो पर्सन, कोई जो पर्सन है वहां पर, वो डॉक्टर है या पेशेंट है या अटेंडेंट है? डिफरेंस नहीं कर पाओगे ना आप। तो जैसे ही कोई पर्सन आपको देखता है दूर से व्हाइट कोट पहना, तो आपको समझ आ जाता है कि ही इज ए डॉक्टर और शी इज ए डॉक्टर, है ना? इसीलिए व्हाइट कोट पहना जाता है। अब कोर्ट के अंदर में आपने देखा होगा कि वहां पर हर तरीके के लोग होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने क्राइम किए होते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो एडवोकेट होते हैं। अब दोनों में फर्क कैसे करोगे आप? कोई माथे पे लिखकर तो आएगा नहीं, है ना? तो कि भाई मैं एडवोकेट हूं, तो वो ब्लैक कोट पहनते हैं ताकि दूर से ही पता चल जाए कि ही और शी इज एन एडवोकेट। ठीक है, ये क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर सकें और नॉर्मल इंसान से अलग दिखें। समझ गए मेरी बात? इसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, जो प्रोफेशंस में लागू होता है। क्लियर? अब क्वेश्चन ही आता है, क्या मैनेजमेंट के अंदर में भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है? क्या सभी मैनेजर्स को एक ही कलर का ड्रेस कोड पहनना होता है? अब आप दिमाग लगाओ, आप दुकानदारों को देखो, जितने भी दुकानदार हैं, जो आप जहां से आप सामान खरीदते हो, क्या सबका ड्रेस कोड सेम होता है? आंसर इज नो। आंसर इज नो, कि कोड ऑफ कंडक्ट वहां फॉलो नहीं होता, नहीं होता। लेकिन अब मेरी बात आप दोबारा से सुनिए। आप किसी बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में गए तो आपने देखा होगा वहां जितने लोग मैनेज कर रहे हैं सबका ड्रेस कोड सेम होता है। या तो उनकी कैप सेम होगी, या उनकी टी शर्ट सेम होगी, या सबने टाई पहनी होगी। नोटिस किया? आप कभी पेट्रोल पंप पे गए होंगे, अरे जाते ही रहते हो स्कूटी में पेट्रोल डलवाने, कार में, भाई पता है मुझे। वहां नोटिस किया कभी आपने कि पेट्रोल डालने वाले जितने भी लोग मैनेज कर रहे हो उस पेट्रोल पंप को, सबका ड्रेस कोड एक जैसा होता है? हाँ सर, बात तो ठीक कह रहे हो आप। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सिनेमा हॉल में जाते हो आप, वहां पर जितने लोग मैनेज करने वाले थे उन सबका ड्रेस कोड सेम होता है? हाँ सर, ठीक कह रहे हो आप। यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है माय डियर, ये अब धीरे 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 बढ़ता जा रहा है मैनेजमेंट में भी। कई बार तो आप ये देखोगे, हाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ पर एक पाव भाजी की बहुत बढ़िया दुकान है, मेरे घर के पास है, बहुत अच्छी है। ठीक है, अब वहां पर बहुत बड़ी दुकान का मतलब ये नहीं कि वहां पर मतलब रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, बट उसकी पाव भाजी बहुत अच्छी है। और वहां पर उसके पास करीब करीब मान के चलो 15 से 18 लोग काम करते हैं।
बिलीव मी, सबका ड्रेस कोड सेम होता है। मतलब पाव भाजी की दुकान पर मतलब और भी चीजें बिकती है यार। अब ये मत सोचना पाव भाजी बेचने के लिए 18 लोग क्यों क्या काम करते हैं। गोलगप्पे भी बिकते हैं वहां पर, टिक्की भी बिकती है, और क्या बिकता है वहां पर यार, हाँ पनीर टिक्का, चाप, रुमाली रोटी, है ना, गोलगप्पे सब बिकता है वहां पर। मतलब ऐसी आइटम बिकती है। तो वहां करीब 18 के आसपास लोग हैं जो वहां काम करते हैं। मुंह में पानी आ गया ना तो मुझे कुछ मत करना, कुछ खा लेना, ठीक है, मेरी तरफ से एक गोलगप्पा एक्स्ट्रा खा लेना भाई। ठीक है। अब वहां पर भी 18 लोग जो है, 15 से 18 लोग, सब एक ड्रेस कोड में है। मतलब वहां अगर भीड़ भी हो तो पता चल जाता है कि कौन सा दुकानदार वाला पर्सन है और कौन सा वहां पर कस्टमर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोड ऑफ कंडक्ट की मैं बात करूं तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रोइंग टुवर्ड्स कोड ऑफ कंडक्ट। ऑल्दो फुल फ्लैज नहीं है, बट इट्स ग्रोइंग टुवर्ड्स फुल फ्लैज कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, एक्सेप्टेड ना? हाँ। फिर आता है हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, द प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, चाहे वो डॉक्टर्स की बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, एडवोकेट की बात करें, लिमिटेड लोग होते हैं, बहुत बहुत लिमिटेड। भाई कितने सीए हैं इंडिया में, आप जाकर चेक करना कितने सीए हैं इंडिया में, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने एडवोकेट्स हैं, बिल्कुल गिनती के, बिल्कुल गिनती के हैं। तो ये सब लोग ना एसोसिएशन बनाकर रहते हैं। इनकी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जो इन सारे प्रोफेशनल्स को कंट्रोल करती है, या इनडायरेक्टली। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी इंस्टीट्यूशंस है, वो एसोसिएशन है, पता है आपको? हाँ, एडवोकेट्स की भी है, डॉक्टर्स की भी है। ठीक है, एडवोकेट का बार काउंसिल का नाम सुना है आपने? पिक्चर में जरूर देखा होगा, जॉली एलएलबी में बार काउंसिल जो उसको बोलती है अक्षय कुमार को कि हम कल सुबह तुम्हारे को जो तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर देंगे। याद आया? हाँ। तो हर प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन ही आता है, क्या मैनेजर्स की भी एसोसिएशन होती है? आप बोलोगे कहां सर, मैनेजर्स की एसोसिएशन कहां होती है सर, हमने तो नहीं देखी आज तक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपके आसपास कोई मार्केट है छोटी सी, कोई भी छोटी बड़ी मार्केट है, क्या वो मार्केट की ट्रेडर्स एसोसिएशन है? दिमाग लगाओ, सोचो सोचो। खासकर दिवाली के टाइम पर आपको उनके पोस्टर जरूर नजर आते होंगे। दिवाली के टाइम पर जब मार्केट सजती है ना, तो उसकी ट्रेडर एसोसिएशन सभी दुकानदारों से पैसे इकट्ठा करती है, फिर पूरी मार्केट को सजाया जाता है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है, बैरिगेट्स लगाए जाते हैं। वो सब कौन करता है? वहां की एसोसिएशन। और पोस्टर भी लगते हैं उस समय में, है ना, शिव शक्ति मार्केट एसोसिएशन, शिव ट्रेडर्स एसोसिएशन, है ना, छोटा बाजार मार्केट एसोसिएशन। इस तरीके से आपके आसपास भी होंगी। अगर हैं तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, मुझे भी बताना कि आपके आसपास कौन सी ऐसी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन है। ठीक है, और आप कहां से हो? अरे ऐसे तो हम एक दूसरे को जानेंगे भाई, वरना कैसे जानेंगे बच्चों? ठीक है। अब यहां पर एक ट्विस्ट आ गया। हमने कहा था कि हर प्रोफेशनल की एक एसोसिएशन होती है, आंसर इज यस। हमने कहा क्या मैनेजर्स की एसोसिएशन होती है? आंसर इज यस एंड नो, क्योंकि हर जगह नहीं होती है, कहीं कहीं पर होती है। अब ट्विस्ट क्या है कि जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है ना बेटा, उसमें प्रोफेशनल का मेंबर बनना कंपलसरी है। जैसे डॉक्टर्स का उनकी जो एसोसिएशन होती है उसका मेंबर बनना कंपलसरी है। एडवोकेट्स को बार काउंसिल का मेंबर बनना कंपलसरी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एसोसिएशन का मेंबर बनना कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है, आपका मन है तो बन जाओ, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपको बनना ही पड़ेगा। लेकिन जो मार्केट एसोसिएशन होती है उसमें सबका मेंबर बनना कंपलसरी नहीं है। तो यहां पर आधी बात तो मिलती है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, हां जी होती है। क्या मेंबर बनना कंपलसरी है? जी नहीं, कंपलसरी नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं हमारी अधूरी कहानी, है ना। ये आधी आधी बातें मिल रही है ना, देखो आप, आधी बात हां और आधी ना, कभी हां कभी ना, हमारी अधूरी कहानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है ओ से ओ। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है प्रोफेशन की, आर, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या हर कोई अपने आप को सीए कहला सकता है? क्या हर कोई अपने आप को कंपनी सेक्रेटरी कहला सकता है? क्या हर कोई अपने आप को डॉक्टर कहला सकता है? क्या हर कोई अपने आप को एडवोकेट कहला सकता है? नहीं। इसके लिए आपको वो प्रोफेशनल बॉडी से एग्जाम देना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एग्जाम पास करना पड़ेगा, आपको डिग्री मिलेगी, तब जाकर के आप अपने आप को प्रोफेशनल कहलाओगे।
उसके बगैर आप अपने आप को प्रोफेशनल नहीं कह सकते। तो देयर इज रेस्ट्रिक्शन टू बी कॉल्ड प्रोफेशनल। क्लियर? अब बात करते हैं मैनेजर्स की। क्या मैनेजर कहलाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है? मान लीजिए कि आप नालायक निकले, नहीं मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट हो चलो आपका दोस्त नालायक निकला, अब ठीक है, अब बड़े खुश, अरे होए सर अब खुश। आपका एक दोस्त नालायक निकला, नहीं पढ़ता लिखता। अब उसके पिताजी ने उसको गल्ले पे बिठा दिया, अपनी दुकान पे बिठा दिया, चल बेटा नालायक तू पढ़ता लिखता तो है नहीं, दुकान संभाल। लो बन गया मैनेजर। क्या वहां पर रिस्ट्रिक्शन है कोई? क्या वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन है उसको दुकान पे बिठाने की? आंसर इज नो। भैया बापू ने दुकान पे बिठा दिया, बड़ा शोरूम है बापू जी का, तो उसको बिठा दिया, भाई ले आज से शोरूम संभाल, बन गया मैनेजर। सो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू बी कॉल्ड अ मैनेजर। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू बी कॉल्ड अ मैनेजर। क्लियर? पक्का? अब एक नया ट्विस्ट आ गया, भाई बापू ने मैनेजर को गल्ले पे बिठा दिया तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी कंपनी में जाके बोलो जी मैं तो नॉर्मल इंसान हूं, मैंने एमबीए भी नहीं करा, मुझे मैनेजमेंट की कोई नॉलेज नहीं है, मुझे रख लो, क्या आपको रख लेंगे? नहीं। यानी अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में जाकर मैनेजर बनना है तो आपके पास प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एग्जाम पास किया होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, है ना? तो इसका मतलब यहां भी क्या हो गया, हमारी अधूरी कहानी, आधी बात मिलती और आधी बात नहीं मिलती बेटा। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोफेशन का सर्विस मोटिव। जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनका मेन मोटो सर्विस देना होता है। ठीक है, सेकेंडरी मोटो है उनका भी कमाना, डॉक्टर्स भी कमाते हैं, सीए भी कमाते हैं, एडवोकेट भी कमाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी कमाता है, लेकिन पहला उनका मकसद होता है वो सर्विस देना होता है। राइट? क्लियर? अब क्या मैनेजर्स का भी जो मोटो होता है वो सर्विस देना होता है? सोच के देखो, क्या सभी मैनेजर सिर्फ सर्विस देते हैं? नहीं सर, वो सर्विस के साथ साथ प्रोडक्ट्स भी देते हैं। क्या देते हैं? प्रोडक्ट्स। क्लियर? तो यानी कि बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट जो मैनेजर्स होते हैं वो सर्विस के साथ साथ प्रोडक्ट्स भी देते हैं भाई। तो यहां पर भी क्या बात हो गई, हमारी अधूरी कहानी, आधी बात मिलती और आधी बात नहीं मिलती। अब हमने यहां पर मैनेजमेंट उसको प्रोफेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, उसको हमने कंपैरिजन किया मैनेजमेंट से। अब निष्कर्ष क्या निकला? क्या हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, या हम कहेंगे मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोफेशन? 8 में देखो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी पूरी मैच करती थी, हमने कहा मैनेजमेंट इज एन आर्ट, खत्म बात। साइंस में हमने जब कंपैरिजन किया तो हमें बिल्कुल मिसमैच नजर आया, हमने कहा मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। अच्छा, कई बार ना वहां पर ये पॉइंट भी आ जाता है, मैनेजमेंट इज ए सॉफ्ट साइंस। ठीक है, वहां पर ये वर्ड लिख लेना, मैनेजमेंट इज ए सॉफ्ट साइंस, मैनेजमेंट इज नॉट ए साइंस। इस तरीके से कई बार वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। राइट? अब बात आती है प्रोफेशन की, क्या कहें आप बताओ बेटा, इसको क्या बोले, प्रोफेशन है या प्रोफेशन नहीं है? बताइए। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन और मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोफेशन, क्या कहें इसको बताओ? नहीं समझ आया? यहां पर भी मैं आंसर देंगे, हमारी अधूरी कहानी। क्या अधूरी कहानी? मैनेजमेंट इज ए ग्रोइंग प्रोफेशन, यानी कि मैनेजमेंट प्रोफेशन की तरफ ग्रो कर रहा है। व्हाट वी विल कॉल इट एज ए मैनेजमेंट इज ए ग्रोइंग प्रोफेशन। बात समझ आ गई? क्लियर? तो आज हमने 3 टॉपिक करे नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। अब देखो यहां पर DOCTORS, डॉक्टर्स, ध्यान नहीं किया था अभी तक आपका? ओ कुछ बच्चों ने तो फटाफट लिख लिया था कॉपी में, अरे सर ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है याद करने की। अच्छी लगी ना बेटा? यार कमेंट बॉक्स में थैंक यू तो बोल दो यार, कम से कम इस ट्रिक के लिए। इतना तो बनता है यार, बनता है, इतना तो कर ही सकते हो, थैंक यू तो लिख ही सकते हो ना अच्छा, लव यू इन एडवांस, थैंक यू इन एडवांस कमेंट करने के लिए। ठीक है? ठीक है, तो अब हमें याद कैसे करना है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट मतलब कैट वॉक। कैट वॉक में हमने वर्ड कौन सा लिया? कैट। सी से
क्रिएटिविटी, ए से एप्लीकेशन पर्सनलाइज, टी से थियोटिकल नॉलेज। डन। मैनेजमेंट एज ए साइंस की बात हम कर रहे हैं तो यूपीएस साइंस की क्रिएशन है, यू से यूनिवर्सल वैलिडिटी, पी से प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, एस से सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन की बात करें तो डॉक्टर्स आ जाएंगे जो प्रोफेशनल हैं, ठीक है। भगवान ना करे कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए आपको तो ये टॉपिक रिवाइज कर लेना प्लीज, ठीक है, राइट। डी से डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ओ से ओ, सी से कोड ऑफ कंडक्ट, टी से द प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ओ से ओ, आर से रेस्ट्रिक्टेड एंट्री और एस से सर्विस मोटिव। और इस तरीके से आप इजीली याद कर पाएंगे तीनों चीजें, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए मैनेजमेंट इज एन आर्ट, नो मैनेजमेंट इज नॉट। ओए है नालायक, ऐसे मत बहा करो। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। साइंस की बात करें, मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है मैनेजमेंट इज ए सॉफ्ट साइंस, मैनेजमेंट इज नॉट ए साइंस, सेम मतलब, ठीक है। तो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन की बात आए तो आप क्या आंसर लिखोगे, मैनेजमेंट इज ए ग्रोइंग प्रोफेशन। इज दैट क्लियर गाइस? क्या ये बात सबको समझ आ गई? मैनेजमेंट इज एन आर्ट, यस। मैनेजमेंट इज ए साइंस, नो, इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस और ए सॉफ्ट साइंस। और मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, इट इज ए ग्रोइंग प्रोफेशन गाइस, ठीक है। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर। कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, नहीं किया अभी तक, कर दे भाई, कर दे। बाय।